भारत पर कई आक्रमण हुए, जिनमें से यूनानी आक्रमण प्रमुख माना जाता है। ऐसा इसलिए कि यूनानी आक्रमणों से भारतीय सभ्यता एक नई सभ्यताओं के संपर्क में आई और यूनानी सभ्यताओं ने भारतीय सभ्यताओं को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। हालांकि यूनानी आक्रमणों का उद्देश्य केवल लूटपाट और राज्य का विस्तार करना ही था, लेकिन बाद में इन दोनों संस्कृतियों में आदान प्रदान भी हुआ और ये आदान प्रदान सांस्कृतिक ज़्यादा था। तो जो यूनानी आक्रमण है इसमें हमें एक नाम मिलता है सिकंदर। ये जो सिकंदर है इसका जो वास्तविक नाम है ये अलेक्जेंडर तृतीय है। अलेक्जेंडर थर्ड को ही सिकंदर कहा गया। 356 बीसी में मैसिडोनिया में, यूनान में सिकंदर का जन्म हुआ। इसके पिता मैसिडोनिया के क्षत्रप थे, फिलिप सेकंड, और इसकी जो माँ थी ओलंपिया, ये काफ़ी चतुर महिला। सिकंदर बचपन से ही भारतीय बच्चों की तरह बुद्धिमान था, जैसे अमूमन भारतीय बच्चे होते हैं, और हर पेरेंट्स को यही लगता है कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, वैसे तो काफ़ी होशियार है। लेकिन सिकंदर वाकई में था। जब सिकंदर 10 वर्ष का था तब इसने घुड़सवारी सीखा, तलवारबाजी सीखा, और जब ये 13 साल का हुआ तो इसके पिता ने इसके लिए एक योग गुरु की नियुक्ति की। इन गुरु का नाम था अरिस्टोटल। इन्हें हम भारतीय दर्शन में अरस्तु पढ़ते हैं। अरस्तु का एक दर्शन है और इनकी तुलना भारतीय चाणक्य से की जाती है, जो यूनान के चाणक्य थे। जब सिकंदर बड़े हो रहे थे, 13 साल की उम्र में इन्होंने अरस्तु से राजनीति, कूटनीति, दर्शन, युद्ध कला, युद्ध नीति एवं व्यूह रचना सीख रहे थे, और ये लगभग 7 से 8 वर्ष तक इन्होंने इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, और 20 वर्ष में सिकंदर प्रमुख युद्ध कला में निपुण हो गए। और 20 वर्ष में ये घटना और घटी। यहाँ मकदूनिया में सिकंदर के पिता की मृत्यु हो गई। सिकंदर के पिता की मृत्यु के बाद यहाँ के सिंहासन पर सिकंदर को बैठना थी, परंतु सिकंदर बचपन से ही एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और इसकी बड़ी इच्छा थी कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार फारस साम्राज्य से भी अधिक करे। उस समय फारस साम्राज्य सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना जाता था, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, ईरान ये सब आते थे, और सिकंदर की एक दुश्मनी ईरानियों से अधिक थी। तो मैसिडोनिया के सिंहासन पर सिकंदर बैठता है 20 वर्ष की आयु में, और अपनी सेना को लेकर के ये विश्व विजय पर निकलता है। ये विश्व विजय इसकी एक सनक भरी अभियानों में से माना जा सकता है। भले ही सिकंदर का उद्देश्य खुद में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक विस्तार रहा हो, लेकिन ये इसकी सनक भरी महत्वाकांक्षा थी, जिसने इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर के खून बहाया और निर्दोष लोगों को मारा, निर्दोष लोगों की हत्याएं की। तो सिकंदर जैसे ही 20 वर्ष की आयु में निकलता है और ये फारस में आक्रमण करता है, जिसमें ये सीरिया को, ईरान को, मिस्र को, मेसोपोटामिया को और भारत तक आ पहुंचता है, और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत यानी कि पंजाब का जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ये इसको तक जीत लेता है। यदि भारत के प्रांत को छोड़ दें, यदि हम पंजाब को छोड़ दें, तो अधिकांश भाग फारस साम्राज्य का ही होता, और ऐसा कहा जाता है कि उस समय फारस साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से लगभग 4 गुना बड़ा था। और सिकंदर फारस के साम्राज्य को जब जीत रहा होता है, और तभी इसका नाम फारसी भाषा में एस्कंदर ए मकदूनी इसका नामांकरण किया गया, और एस्कंदर ही बाद में अपभ्रंश होकर के सिकंदर बना, जबकि इसका वास्तविक नाम तो अलेक्जेंडर रहा था। और ये फारस की राजकुमारी रुखसाना से विवाह करता है, और इसके बाद आगे बढ़ता है। जब इसके घोड़े सिंधु नदी का पानी पी रहे होते हैं, तभी ये समझ जाता है भारतीय विविधता को, और इसे लगता है कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और कमजोरी भी। और ये समझता है कि भारत में मगध को जीते बिना
उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हालांकि जो सोने की चिड़िया है वो अलग कंटेक्स्ट में कहा जाता था कि सांस्कृतिक बदलाव यहाँ पर हो रहे थे, एक सांस्कृतिक विविधता थी। इसके अलावा रेशमी मार्ग यहाँ से निकलता था, इसके अलावा यहाँ का समृद्ध व्यापार। तो सिकंदर को लग रहा था कि बिना मगध को जीते हुए इसका विश्व विजय अभियान अधूरा रहेगा। और इस संदर्भ में ये सिंधु नदी को पार करता है और पहला राजा जो इसको मिलता है आम्भी, और आम्भी के पास जब ये पहुंचता है तो आम्भी से ये कहता है कि मैं सिकंदर हूं, तुम मेरी सहायता करोगे या मुझसे पिटोगे, दो ही विकल्प तुम्हारे पास हैं। तो आम्भी चतुर था, सोचता है कि सहायता तो करनी ही पड़ेगी, तो इससे अच्छा पिटाई से ही बच जाते हैं। और आम्भी पहला देशद्रोही शासक जो सिकंदर की सहायता करने तैयार हो जाता है। इसके बाद सिकंदर आम्भी को लेकर के एक बड़ा सीमा का प्रहरी जो माना जाता है पोरस को माना जाता है, क्योंकि पोरस को बिना जीते मगध में प्रवेश करना असंभव था। और सिकंदर आम्भी को पोरस के पास भेजता है कि आप संदेश लेकर जाइए कि पोरस मुझसे युद्ध करके मेरी सहायता करेगा या मेरी मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करता है, बल्कि ये कहें कि मेरे अधीन होना स्वीकार करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं सिकंदर हूं और विश्व विजेता हूं और मैं ही सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं। सिकंदर ये मकदूनी का अर्थ ही होता है सिकंदर महान, और सिकंदर को स्वयं भी लगने लगा था कि मैं महान हूं। तो सिकंदर जब ये आगे बढ़ता है और आम्भी को जब ये भेजता है तो पोरस और आम्भी पहले से पड़ोसी थे और भारतीय पड़ोसी थे। भारतीय पड़ोसी में एक बड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है कि अगर पड़ोसी के पास एक कार है तो मेरे पास एक बड़ी कार होना चाहिए। पड़ोसी की बात नहीं मानना है, चाहे वो सत्य हो, भले ही उससे खुद का नुकसान हो। तो उस तरह की चीज़ों को लेकर पोरस ने आम्भी की बात को अनसुना कर दिया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सिकंदर के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, युद्ध का विकल्प, और सिकंदर युद्ध की घोषणा कर देता है। पोरस का जो साम्राज्य था वो झेलम एवं चनाब नदियों के बीच था। तो सिकंदर की सेना झेलम के किनारे खड़ी हो जाती है, युद्ध के लिए तैयारियां हो जाती हैं, और झेलम के दूसरे किनारे पर पोरस की सेना खड़ी होती है। जब सिकंदर पहली बार पोरस की सेना को देखता है तो इसके हौसले पस्त हो जाते हैं। इतनी विशाल सेना जिसमें हाथियों का इतना व्यापक प्रयोग, और यूनानियों ने पहली बार हाथियों को पोरस की सेना में ही देखा। सिकंदर को समझ आ जाता है कि बाहुबल से पोरस को हराना असंभव है, केवल इसे किसी चालाकी से ही हराया जा सकता है। और सिकंदर युद्ध को थाम देता है और अपनी सेना को आदेश देता है कि झेलम के किनारे आप नृत्य गान करिए, डांस करिए, संगीत बजाइए, लोगों का मन बहलाइए। और सिकंदर की सेना हथियार छोड़ के नृत्य और संगीत में मग्न हो जाती है। पोरस से समझ नहीं पाते हैं और पोरस की सेना मनोरंजन के लिए इसके अंदर संगीत को देखने लगते हैं। और भारतीय जो पोरस की सेना थी, भारतीय लोगों ने यूनानी महिलाओं को पहली बार देखा कि इतनी सुंदर महिलाएं भी होती हैं। हालांकि सुंदरता में भारतीयता का कोई जवाब नहीं, परंतु ये जो इनका रंग था, इन्हें लगा कि इतना गोरा रंग भी हो सकता है। और ये सबको छोड़ के ये नृत्य में विलीन हो गए। ये कुछ ऐसा ही था जैसे एक देहाती आदमी था, ये मुंबई पहुंच गया, वहाँ पर ये शूटिंग देखने में व्यस्त हो गया और तब तक इसका पीएससी का पेपर छूट गया। तो ऐसे ही पोरस के साथ हुआ। इनकी सेना इतनी व्यस्त हो गई और उसके बाद में सिकंदर अपने 10,000 सैनिकों को लेकर झेलम के दूसरे किनारे से आता है और पीछे से आक्रमण कर देता है। जब तक पोरस की सेना को पता चलता है तब तक सिकंदर पोरस की आधी सेना का सफाया कर चुका होता है। अंत में पोरस बुरे मन से काफ़ी कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी सिकंदर की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और पोरस हार जाते हैं। अब ये जो युद्ध था, इसे झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध या यूनानी इतिहासकारों ने इसको हाइडे स्पीच का युद्ध कहा। अब इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, इस बात को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा। लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि नहीं, ये युद्ध निर्णायक था, जिसमें ना सिकंदर की जीत हुई और ना ही इसमें पोरस की हार हुई। परिणाम जो भी रहा हो, अंत में पोरस को बंदी बना लिया गया और सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए। पोरस को लगा हार तो गए ही हैं, अब वो इससे गिड़गिड़ाना भी मूर्खता होगी,
एक बेइज्जती अलग होगी, तो क्यों ना बहादुरी से ही बात की जाए। तो पोरस ने कहा कि वही किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर इस बहादुरी को देखकर प्रसन्न हुआ और सिकंदर ने इससे मित्रता का एक वादा किया, इसका राज्य वापस लौटा दिया कि मगध आक्रमण में तुम मेरा साथ दोगे। वैसे भी पोरस और मगध के संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो पोरस ने इस वचन को स्वीकार किया और अपना राज्य वापस ले लिया। अब अंत में सिकंदर की सेना मगध की ओर बढ़ी। ब्यास नदी जैसे ही आई उसमें बाढ़ आ गई। ब्यास नदी को मगध तक पहुंचने के लिए ब्यास नदी को पार करना जरूरी था, परंतु इसकी बाढ़ को देखकर सिकंदर की सेना के हौसले पस्त हो गए। सिकंदर की सेना को प्रति प्रेरित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। सिकंदर का जल सेनापति ने इस सेना को प्रोत्साहित किया कि केवल मगध को चलिए, मगध पर आपको सब कुछ मिलेगा, मगध भारत का स्वर्ग है। और सेना ने मन ही मन में कहा कि ये तो तुम 12 साल से कह रहे हो, थोड़ा सा और करिए, स्वर्ग मिलेगा आपको। जब सिकंदर 20 वर्ष का था तब भी यही कहा था, अब सिकंदर 32 साल का हो गया है तब भी आप यही कह रहे हो। तो इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। निर्याकस ने काफ़ी प्रयास किया परंतु सेना ने ब्यास नदी को पार नहीं किया। अंत में सिकंदर को यहाँ से वापस लौटना पड़ा। सिकंदर जब जा रहा था तो इसको तीव्र ज्वार आ गया। भारत के मच्छर भी इतने ज़्यादा चालाक हैं कि ये भी आक्रमणकारी को धूल चटा सकते हैं। ज्वार में मलेरिया ही हुआ होगा मच्छरों के काटने से, अन्यथा सामान्य ज्वार से मृत्यु होना तो असंभव है। तो सिकंदर को तीव्र ज्वार आ गया और बेबीलोन में इसकी काफ़ी दवा की गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और अंत में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। और सिकंदर की मृत्यु के साथ ही यूनानी साम्राज्य का एक बड़ा भाग आज़ाद हो गया। जहाँ छोटे छोटे राज्य हुए और इन राज्यों ने खुद की स्वतंत्रता के दावे कर दिए। परंतु क्या सिकंदर के वापस लौटने से केवल यह अध्याय ही खत्म हो जाता है? नहीं। एक बात जो कही जाती है वो ये, क्या सिकंदर वाकई में महान था? इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया, मैसिडोनिया का महान शासक कहा गया। तो क्या ये सिकंदर इतना महान शासक था? अन्यथा नहीं। इस संबंध में अगर हम भारतीय दर्शन को देखें, भारतीय इतिहास को देखें, तो सिकंदर कहीं भी इस पर खरा नहीं उतरता। सिकंदर ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाके खून बहाया, निर्दोष लोगों की हत्याएं की। ये उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का विस्तार था और उसकी एक सनक भरी सोच का परिणाम भी। तो इसे भारतीय संदर्भ में कहीं भी महानता का परिचायक नहीं कहा जा सकता। परंतु सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो संकल्पना है वो यूनानी इतिहासकारों की देन है, जहां वो उसे जानबूझकर महान बताने का प्रयास करते हैं। केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राजनीतिक विस्तार करना, लोगों का निहत्थे लोगों का खून बहाना, ये कहीं भी महानता की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता।